करते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम जानकारियों की। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। शुष्क इलाकों में पशुओं के लिए चारा एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिक इस समस्या से निपटने के लिए लगातार अनुसंधान करते रहे हैं और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कैसे हो इस दिशा में कार्य करते रहे हैं। और अब एक नई बात सामने आई है। जी हाँ, चुकंदर की चारा प्रजाति इस समस्या का समाधान हो सकता है। कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, आइए देखते हैं। है 70 सेंटीमीटर की दूरी पर बांध के साथ 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की मेड़ तैयार करनी है। गायों और भैंसों के लिए हर रोज 12 से 20 किलो प्रति पशु, जबकि छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के लिए रोजाना 4 से 6 किलो चारा काफी है। तो अभी आपने जाना चुकंदर की चारा प्रजाति के बारे में, जिससे हमारे किसानों के सामने जो हरे चारे की समस्या रहती है उसका समाधान ढूंढा जा सकेगा। आप देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। आंवले के तैयार फलों को तोड़कर बाजार में बिक्री हेतु भेजें। मौसमी, माल्टा, नींबू और किन्नू आदि के तैयार फलों को सही अवस्था पर तोड़कर बाजार में बिक्री हेतु भेजें। अमरूद में सिंचाई करें। तैयार फलों को सही अवस्था पर तोड़कर बाजार में बिक्री हेतु भेजें। गेंदे के तैयार फूलों को तोड़कर बिक्री हेतु बाजार भेजें। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर, जिसमें हमने आपको बताया कि इस माह में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियां हैं जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग किया है, परंपरागत तरीकों से हटकर एक नई तस्वीर सामने पेश की है। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने मुलाकात की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक सफल किसान अजीत सिंह से, जिन्होंने मधुमक्खी पालन को नए तरीके से अपनाया है और स्थानांतरित मधुमक्खी पालन मध्य प्रदेश के मुरैना में किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव खेड़ा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे स्थानांतरित मधुमक्खी पालन के बारे में। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं अजीत सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि ये जो मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। अजीत जी बताइए, जो हम देख रहे हैं कि जो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो स्थानांतरित मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, आपने इसकी शुरुआत कब करी थी? मैंने लगभग अब से 15 साल के पहले की थी और 10 बॉक्स से की थी। 10 बॉक्स लिए थे और उनसे बढ़ाते हुए लगभग अब 150-60 के आसपास हैं और मैंने अब की बारी लगभग 125-150 बॉक्स सेल किए थे अगस्त के आसपास। जो आपने स्थानांतरित मधुमक्खी पालन की जो शुरुआत करी थी वो कब करी थी? मैंने शुरू में जो है 10 बॉक्स से की थी। मैं वहीं पर अपने खेत पे ही रखता था। फिर बॉक्स बढ़ते गए, मैं बाहर इसकी माइग्रेशन करता गया और स्थानांतरण बी कीपिंग करता हूँ। अब हर साल लगभग 125-150 बॉक्स बेच भी लेता हूँ और अब मेरे पास लगभग 150 बॉक्स हैं। तो ये जो आपके जो स्थानांतरित मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं, जी, तो आपके जो इस वक्त हम जो मुरैना जिले में खड़े हैं, जी, तो इस गांव में जो आपने लगाए हैं जी, वो कितने बॉक्सेस हैं? लगभग 150 के आसपास है। और ये जो 150 बॉक्सेस हैं, आपने इससे पहले किस जगह से आप कर रहे थे जो यहाँ पर लेकर आए हैं इसको? हम फिलहाल लखनऊ के पास में संडीला पड़ता है, वहाँ से लेकर आए। वहाँ सफ़ेदा था, यूकेलिप्टिस जी, वहाँ पर निकाला 3-4 बार जी, और वहाँ से अभी 4 दिन पहले यहाँ पर आए हैं। तो जो अब यहाँ पे अब आप कब तक करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे 15-20 फरवरी तक के। तो ये जो शहद निकलता है, इसमें कितने समय बाद निकलता है शहद? जैसे आज आपने बॉक्स लगाया है तो कितने दिन के बाद ये शहद निकलेगा? ये शायद वैसे तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है सही तो, और जैसा मौसम चल रहा है 7 दिन में और 10 दिन के अंतराल पर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे जो फसल है, जी जी, तो ये सरसों की फसल के पास आपने लगाया हुआ जी, है, जी। तो यहाँ पे आपको लगाने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? ना कठिनाई कुछ नहीं आई। यहाँ पर सब मदद भी करते रहते हैं आपस में। किसान भी जहाँ जागरूक किसान हैं वे लोग कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करते हैं, वे खुश होकर लगवाते हैं। इससे पैदावार भी बढ़ती है फसल की। तो आपने जैसे कि इसको लगाया एक राज्य से, मतलब जी, आप जी। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जी, लेकर जी, आए हैं जी। और अब आप मध्य प्रदेश में इसमें आपने लगाया है। जी, जी। तो जो आप रास्ते में लेकर आए, किस तरीके से लेकर आते हैं? ट्रांसपोर्ट द्वारा, ट्रक के द्वारा जी, लेकर जी, आते ट्रांसपोर्ट। हैं। तो ये जो बॉक्सेस लगाए हैं आपने, मुझे इसके बारे में बताइए, इस बॉक्स के बारे में। कितनी मक्खियाँ हैं इसमें? इसमें 10 फ्रेम आते हैं जी, और ऐसे होते हैं फ्रेम। ये हमारे फ्रेम है, एक बॉक्स में 10 फ्रेम आते हैं जी, और इनमें शहद ऐसा होता है, शहद का होता है जी, और ये जी। पोलन है जी। और जी इसमें क्यून एक होती है बॉक्स में। एक बार क्यून दिखाइएगा। एक बॉक्स में एक ही क्यून होता है। ये जो है अंडा, लार्वा, प्यूपा और ये ऊपर शहद। तो इस क्यून का क्या महत्व होता है इसमें? ये अंडे डालती है और इसका ही परिवार होता है। एक बॉक्स में एक ही क्यून होती है। अगर जैसे कोई शुरुआत करना चाहता है तो किस तरीके से शुरुआत कर सकता है? वो बॉक्स लेके शुरुआत कर। तो बॉक्स लेने के बाद मधुमक्खियाँ जो होती हैं जी, वो जी। खरीदनी पड़ती हैं या कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी? खरीदनी पड़ती है जी। तो उसको किस तरीके से खरीदा जा सकता है? वो बिकी पर से खरीदा जाता है। क्या आप भी अपनी मधुमक्खियों को बेचते हैं? अपनी मधुमक्खियों को बेच देते हैं, हर वर्ष बेचते हैं जी, और बेचते रहते हैं। बीच बीच में जितनी बढ़ जाती है उतनी बेच देते हैं। तो ये आप जो शहद बेचते हैं किस प्रकार से बेचते हैं इसको? हम ये हमारे जो डॉक्टर हैं, जो अच्छी क्वालिटी का माल होता है, ये उसके लिए ले जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर स्वाति, और
उनमें उसके फिल्टर के लिए जी वो करते हैं। जी जी। और तो भी आप, लोकल खरीदने वाले वो कंपनियों के आ जाते हैं। तो आपका जो शहद जाता है किस रेट में जाता है? हमारा ये जो है इसका लगभग यूकेलिप्टिस का 125 रुपये kg का, और अब सरसों का देखते हैं क्या रेट रहेगा। तो जैसे अब आपका ये आपने शहद जितने कितने 120 या 150 बॉक्स लगाए हैं? हाँ 150 बॉक्स हैं यहाँ पे। 150 बॉक्स लगाए जी हैं। जी इसमें से जो शहद निकलता है उसको, जी जी। उसको आप किस प्रकार से बेचते हैं? हमारे खरीदने वाले कुछ तो ये ले लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर स्वाति वगैरह, और कुछ प्राइवेट खरीदने वाले आ जाते हैं। अगर जैसे मैं देख रहा हूँ ये जो आपकी जो मधुमक्खी पालन आप कर रहे हैं, जी। इससे आप शहद के अलावा क्या क्या लेते हैं? इसके अलावा हमारा जो है पोलन निकलती है जी, पोलन भी कलेक्ट कर लेते हैं, और मोम भी कलेक्ट होता है इससे। तो किस तरीके से करते हैं आप? ये जो है इसका पोलन कलेक्टर करने का है, पोलन ट्रैप बोलते हैं इसे इस पे लगा देते हैं यहाँ पे गेट पे, और जो मधुमक्खियाँ पोलन लेकर आती है इससे होकर गुजरती है, पोलन इसमें कलेक्ट हो जाती है। इसमें कलेक्ट हो जाता है? जी जी। और ये बताइए कि पोलन आपका कितना निकलता है 150 बॉक्स में, और उसकी कीमत क्या होती है? कितने पर बॉक्स ये मान लो 200 ग्राम पर डे। 200 ग्राम पर डे। डे। और कितना 200 ग्राम का रेट क्या मिलता है आपको? हमें इसका मिलता है जी लगभग 350 रुपये kg। और इसके अलावा आप क्या लेते हैं पोलन के अलावा? मोम भी निकलता है जी। वो किस प्रकार से निकलता है? जैसा हम शहद निकालते हैं, इससे जो ये होता है इसने फुल सीलिंग कर देता है छत्तों को, और सीलिंग करने के बाद जो सील काटते हैं जी शायद सीलिंग का, उसका मोम इकट्ठा हो जाता है। ठीक। तो वो कितना निकलता है एक बॉक्स में से? पर बॉक्स का नहीं, पूरे इसमें हो जाता है एक बार में लगभग 10-15 kg। 10-15। तो उसकी कीमत क्या मिलती है आपको? हमें उसकी मिलती है 250 रुपये kg। 250 रुपये जी। तो इसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? हाँ ठीक हो रही है जी। लगभग कितना आप एक सीजन में कितना कमा लेते हैं आप? लगभग पूरे साल का आता है 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख के आसपास हो जाता है। ये जो व्यवसाय है लाभकारी है? लाभकारी है जी। तो जो किसान भाई हैं जो माइग्रेशन जो मधुमक्खी पालन है जी, तो वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं जी, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना हमारे अजीत सिंह जी को, उन्होंने बताया कि आपको कि मधुमक्खी पालन से उन्होंने सालाना 5 से 5.5 लाख का मुनाफा वो इसमें से ले लेते हैं। तो आप भी मधुमक्खी पालन करके इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप देखते रहे कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में हम आपको बताते हैं नए कृषि कानूनों के बारे में। जी हाँ, इन कानूनों का मकसद ये है कि कृषि के क्षेत्र में सुधार हो और कायाकल्प हो, ताकि हमारे किसानों का जीवन बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं इन 3 नए कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। पहला कृषि जो उपज है उसके व्यापार से संबंधित है और हमारी कोशिश उसके माध्यम से है
कि किसान अपनी फसल को कहीं से भी किसी को भी किसी भी स्थान पर अपनी मनचाही कीमत पर बेच सके, ये स्वतंत्रता किसान को मिलनी ही चाहिए। दूसरा, कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार अधिनियम वह भी पारित हो गया, और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया वह भी पारित हो गया। और इन सब कानूनों को पारित करने में लगभग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 4-4 घंटा विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर सभी दल के लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया और तदुपरांत वो कानून पारित हुआ और आज देश में वह लागू हो गए हैं। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इन तीनों कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। लोकसभा और राज्यसभा में मैंने फ्लोर पर कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसलिए एमएसपी के बारे में किसी भी प्रकार की शंका और कुशंका किसी के मन में आज नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार ने मोदी जी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात लगातार एमएसपी को और परिमार्जित करने का निरंतर प्रयास किया है। 1.5 गुना बढ़ाया, वो एक पक्ष है। सरकार की खरीद को बढ़ाया, वो दूसरा पक्ष है। गेहूं और धान के साथ दलहन और तिलहन को भी खरीदने का काम शुरू किया गया, ये तीसरा पक्ष है। और इसलिए एमएसपी के मामले में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और एमएसपी के विषय पर भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार किसानों से, यूनियन से उसके लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। ये हमने पहले भी कहा है। कृषि के क्षेत्र को गति देने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विशेष है इसमें, आइए देखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। आज के दौर में हमारे किसान कुछ नया करना चाहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके, लेकिन कई बार उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस भाग में हम आपके सवाल अपने विशेषज्ञ तक पहुंचाते हैं और सीधे लेते हैं उनके जवाब। तो आइए देखते हैं क्या कहना है विशेषज्ञ का। भान प्रसाद सिंह जी पूछ रहे हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, गेहूं की फसल में खाद पानी से पहले डालें या फिर बाद में? पहले तो किसान आमतौर पे बाद में ही डालते थे, लेकिन यदि गेहूं की फसल में पानी से पहले आप खाद डालते हैं तो भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है। विशेष रूप से उन फसलों में जैसे यदि बुआई आपने हैप्पी सीडर से की है या जीरो टिलेज मशीन से की है, जहाँ पे फाले हैं, और जब आप यूरिया खाद डालते हैं तो काफ़ी हद तक जो डंठल हैं उनके ऊपर पड़ जाएगा, तो वो ठीक से नीचे नहीं जाता है, जड़ों तक नहीं पहुंचता है, तो आपको पूरा उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यदि आप पानी लगाने से पहले यूरिया डाल दें और उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दें तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हमारे किसान किसी से पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए वो नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है स्मार्टफोन। इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं ऐसी कृषि ऐप्स के बारे में जिसे हमारे किसान इस्तेमाल कर सकें। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। तो आइए आप देख लेते हैं ट्विटर प्लेट, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कृषि से जुड़े हुए ट्वीट्स। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।